वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द राइज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, वो कैसे कैसे मतलब हर क्षेत्र में मतलब डेवलप हुआ है। जो मतलब अलग अलग तरह की जो चीज़ें बनती हैं, री इमेजिनिंग इंडिया स्वदेशी इंडस्ट्री फॉर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। कैसे जो इंडस्ट्रीज है वो जो हर एक तरह के प्रोडक्ट बनाने में मतलब आगे बढ़ी है, और उससे स्वदेशी इंडस्ट्री मतलब अपने देश की खुद की इंडस्ट्री कैसे दुनिया के लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनी है। मतलब वो अभी जो अपना यहाँ का सामान बनता है, चीजें बनती हैं, वो क्या होती है पूरी दुनिया में मतलब कंपटीशन करती है, और दुनिया के जो सामान है उनके बराबर खड़ी होती है कि उनके जैसे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे इतना अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैटर्स। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी देश का इतना क्यों मैटर मैटर करता है। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड रेड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। सिंपल बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बैकबोन होता है। मतलब जब चीज़ें बनती है किसी देश में तो बेसिकली बेसिकली क्या होता है, तब वो बना के बाहर बेच सकते हैं, तो इसलिए वहां से पैसा आएगा, फिर तो एक तरीके से क्या होगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगी। तो मतलब जिसके देश में इंडस्ट्रीज हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, अच्छी होती है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, मतलब अपने यहाँ से दूसरे देश में बेच के सामान से पैसा लाते हैं, और हमें दूसरों से खरीदना भी नहीं पड़ता है, तो पैसा अपना खर्चा भी नहीं होता। की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए, जैसे मेक इन इंडिया 2014 में, पीएलआई स्कीम 2020 में, और पीएम मित्रा पार्क्स फॉर टेक्सटाइल्स के लिए, मतलब ये कपड़े वपड़े उद्योग के लिए ये अलग से एक इनिशिएटिव चलाया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन 2025 में चलाया गया। दीज एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये बेसिकली जो मिशन चलाएंगे उनका सिंपल सा उद्देश्य है कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ। मतलब इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, अपने से खुद से बनाना है, और भारत को कैसा बनाना है, आत्मनिर्भर, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। करंट स्टेटस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। अभी जो हाल का क्या स्टेटस है मैन्युफैक्चरिंग का, ग्रोथ जो है वो 4.26% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025। 77% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो वही सिंपल है यहाँ पे कि जो ग्रोथ हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो 4.26% एक साल के अंदर हुई है, 2024 से 25 के बीच में। तो 70% इसका इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो बढ़ा है। जीडीपी शेयर जो है वो 17% इंक्रीज हुआ है, टारगेट 25% बाई 2030। तो अभी जो 17% जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है, 2030 तक इसका इंक्रीमेंट बढ़ा के करना है 25%। एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे अप टू 2.52%, यूएसडी 184.13 बिलियन। अप्रैल से ये अगस्त तक का है कि 2.52% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे जो एफडीआई है वो है यूएसडी 748.78 बिलियन, 2024 से 2014 से 25 तक। तो इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है एफडीआई में, तो वो कितना हुआ है, वो हुआ है 143% का, जो मतलब एक पूरे एक डिकेट का अगर देखा जाए तो काफी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई जो है वो यूएसडी 19.04 बिलियन, 18% इंक्रीज हुआ है। लीडर्स जो है जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, दिल्ली। तो मतलब महाराष्ट्र 39%, कर्नाटका 13%, और दिल्ली 12%। ये मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो सबसे ज्यादा मतलब योगदान देते हैं, कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी है वो इन तीनों जगह पे क्या है, सबसे ज्यादा है। और वो दिख रहा है कितने कितने परसेंट उनका योगदान जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से प्रोड्यूस होता है, जो जीडीपी में मतलब हेल्प होती है। की ग्रोथ यहाँ पे ड्राइवर्स क्या है, सेक्टरल हाइलाइट्स। यहाँ पे मतलब किस, मतलब एक तरीके से कि किस किस सेक्टर में, किस किस क्षेत्र में मतलब ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोडक्शन 6x, मतलब सिंपल सा 6 गुना बढ़ा है। एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है इन 11 ईयर्स, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। तो इंडिया जो है वो अब क्या हो गया है, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गया है पूरे वर्ल्ड में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस, इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है, तुम्हारा ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं। फिर है फार्मास्यूटिकल्स में। फार्मास्यूटिकल्स में क्या है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड सप्लाइज 50% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिमांड। जो अपने यहाँ पे फार्मेसी है, वो क्या है, यहाँ पे 50% जो दुनिया की वैक्सीन है वो सारी की सारी यहाँ से हमारी सप्लाई होती है। पीएलआई प्लस एसपीआई स्कीम्स ड्राइविंग एक्सपेंशन।
ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में 7.1% जीडीपी आती है उससे, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली, और इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पे। टेक्सटाइल 2.3% ऑफ जीडीपी, 12% ऑफ एक्सपोर्ट। पीएम मित्रा पार्क्स टू बूस्ट इंटीग्रेशन। तो जो जीडीपी में टेक्सटाइल जो देता है वो कितना देता है योगदान? 2.3%। 12% एक्सपोर्ट का जितना है। तो पीएम मित्रा जो चलाएगा वो बेसिकली जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उनको ही बूस्ट अप करने के लिए स्पेशली चलाया है, जो गवर्नमेंट ने अभी 2025 में चलाया है। तो टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इससे मतलब जो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से मतलब ग्रो करेगा तो क्या होगा, इससे कैसे मतलब टेक्नोलॉजिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जैसे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एआई एडॉप्शन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सिंपल क्या है, 65% फर्म्स जो है वो अभी क्या हो गए, इंक्रीमेंट फ्रॉम 45% इन 2022 में। जो 2022 में जो एआई का यूज होता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो 45% था, और अभी कितना हो गया यहाँ पे 65%। जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो गई, अभी एआई अडॉप्ट कर ली, मतलब अब एआई के यूज करके फास्ट प्रोडक्शन बनाया गया वहाँ पे जल्दी, मतलब क्योंकि वहाँ पे सारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा। इंडिया रैंक 6th ग्लोबली इन डीप टेक इकोसिस्टम। तो इंडिया में मतलब जो एआई का यूज हो रहा है उसमें अभी क्या हो गया, 6वें नंबर पे आने लगा है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ₹24,000 करोड़ पीएलआई फॉर सोलर पीवी एट्स 65 गीगावाट्स कैपेसिटी। तो अब ज़्यादातर मतलब जो इंडस्ट्रीज भी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, उनमें जो एनर्जी यूज हो रही है काम करने के लिए, उसमें क्या है, सोलर पावर से जो जनरेटेड है वो वाली एनर्जी को यूज कर रहे हैं। सोलर सिंपल सा कह दो कि रिन्यूएबल, मतलब हमें कोल, जैसे कि अभी इंडिया का लक्ष्य जो है वो क्या है, 2030 तक की हमें जीरो कार्बन को यूज करना है। तो वो मतलब ये भी देख रहे हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। तो वो भी एक तरीके का क्या हुआ, यहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे 17 करोड़ जॉब्स इन लास्ट डिकेड। तो 17 करोड़ जॉब भी क्रिएट हुए हैं पिछले 10 सालों में। LFPR यहाँ पे जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वो भी इंक्रीमेंट हुआ है टू 33.7%, एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू 5.1%। अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो ऐसा डेटा के अनुसार, मतलब जो ये है उसके अनुसार क्या बोला जा रहा है कि भाई 5%, 5.1% बेरोजगारी कम हुई है पिछले दशक में। तो यहाँ पे सिंपल है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अगर डेवलपमेंट होगा तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा, जैसे एआई का एडॉप्शन हो गया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, जैसे यहाँ पे स्किल लोगों में डेवलप हो रही है और लोगों को क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स भी मिल रहे हैं। पॉलिसी कैटालिस्ट ड्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो अब यहाँ पे कौन कौन से पॉलिसीज हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इसमें बहुत सारी है, जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन NMM, सस्टेनेबल नेट जीरो ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो मिशन चलाया गया वो बेसिकली इसलिए चलाया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट करो कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, आगे कोई दिक्कत ना हो। तो वही ये नेट जीरो ओरिएंटेड का मतलब है सिंपल ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सारा का सारा डेवलपमेंट होना चाहिए आजकल इन इंडस्ट्रीज में। जैसे सोलर पावर या फिर जियो थर्मल एनर्जी कहीं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, विंड यूज करी जा सकती है इंडस्ट्रीज के लिए, विंड पावर जनरेटेड होगा। तो मतलब सिंपल है कि जो भी मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर पावर यूज होगा वो कोल और पेट्रोलियम का यूज ना हो उससे जनरेटेड, बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज से होना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी को रिफॉर्म किया गया, जैसे टू स्लैब सिस्टम, लोअर कंप्लायंस एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। वही सिंपल, अभी जीएसटी कम कर दिया गया तो क्या होगा, इससे लोगों को मतलब कम पैसे में पड़ेगी चीज़ें, तो लोग ज़्यादा, डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनीज को भी क्या होगा, फायदा होगा जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। पीएलआई स्कीम्स, ₹1.97 लाख करोड़ आउटले अक्रॉस 14 की सेक्टर्स। और यहाँ पे पीएलआई स्कीम्स के थ्रू ये 1.97 लाख करोड़ रुपए दिया गया है 14 जो मुख्य सेक्टर है उनको। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसका एम ये है कि टॉप 25 इन द वर्ल्ड बैंक LPI बाई 2030। तो सिंपल सा यहाँ पे ये है कि जो हमारी बैंक्स है वो टॉप, मतलब वर्ल्ड बैंक में लगभग टॉप 25 में एक आध हमारे इंडिया से भी आ जाना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया, 1.9 लाख स्टार्टअप्स, 17.69 लाख डायरेक्ट जॉब्स। और यहाँ पे लगभग 1.91 लाख स्टार्टअप भी ओपन हुए हैं, जिससे लगभग 17.9 लाख डायरेक्ट जॉब भी मिलेंगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो सिंपल है कहने का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग स्कीम लाई जा रही है, जीएसटी रिफॉर्म्स की जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, स्टार्टअप्स चलाए गए हैं। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या धीमे धीमे नए नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, जॉब क्रिएट हो रही है। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे 12 न्यू प्रोजेक्ट्स वर्थ 28,602
करोड़। तो यहाँ पे 28,602 करोड़ रुपए लगा के क्या किया है सरकार ने, और 12 नए प्रोजेक्ट बना रही, तो उसमें भी क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, लोग भी वहाँ पे क्या करेंगे, जॉब मिलेगी। अब यहाँ पे है मेजर चैलेंजेस फेसिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जो मतलब हमारे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको चैलेंज करते हैं, उसमें मतलब बाधा बनते हैं एक तरीके से। क्या क्या चैलेंजेस हैं ऐसे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, वीक मॉडल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अभी जो अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जब सिंपल सा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब सामान को इधर उधर ले जाने के लिए कनेक्टिविटी नहीं है सही से, तो उसका क्या होता है, पैसा ज्यादा लग जाता है जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। रेगुलेटरी बोटलनेक्स, यहाँ पे 1450 प्लस कंप्लायंस पर एमएसएमई, हाई कंप्लायंस कॉस्ट 13 to 17 lakhs पर ईयर। तो यहाँ पे ये सारे कंप्लायंस जो है वो एमएसएमई मतलब जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, उनमें क्या है, कंप्लायंसेस वगैरह जो है ये हाई कॉस्ट है यहाँ पे। तो इससे भी क्या होता है, एक तरीके से जो फैक्ट्री वगैरह है वो लगाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। स्किल गैप है यहाँ पे, ओनली 4.7% फॉर्मली ट्रेंड वर्कर्स। जो इंडिया के अंदर वर्कर्स हैं वो केवल 4.7% ही जो है वो ट्रेंड है। बाकी जैसे अगर दूसरे देश से कंपेयर किया जाए, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है उसके यहाँ जो इंडस्ट्रीज है उनमें 96% लोग क्या है, स्किल्ड वर्कर हैं। तो मतलब एक तरीके का कितना बड़ा गैप है इंडिया के अंदर स्किल्ड वर्कर्स का। तो इससे भी क्या है, बेसिकली जो इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा नहीं होगा, तो क्या होगा आगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और लग नहीं पाएंगी। फाइनेंस एक्सेस जहाँ पे है, क्रेडिट गैप फॉर एमएसएमईज डेस्पाइट 35.2 लाख करोड़ एक्सपोजर। जो क्रेडिट है वो भी उतने जल्दी नहीं मिल पाता लोगों को, मतलब लोन वगैरह नहीं मिल पाता है, तो वो अपना व्यापार वगैरह नहीं स्टार्ट कर पाते। भले ही यहाँ पे सरकार ने बता दिया है कितना 13.2 लाख करोड़ रुपए दिया है, बट क्या है, लोगों को जिसे खोलना होता है व्यापार वो या स्टार्टअप वगैरह, उनको इतने आसानी से मिलता नहीं है। ग्लोबल कंपटीशन, लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग एंड डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। अपने यहाँ पे अभी भी क्या दिक्कत है कि लोग जो है रिसर्च, मतलब सरकार है वो उतना ज़्यादा अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं कर पाती। वो डिपेंड रहती है कि इम्पोर्ट कर लेंगे बाहर से, और जब बाहर से डिपेंडेंसी अगर बढ़ गई, अभी तो खैर बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं, मेक इन इंडिया वगैरह, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का क्या है यहाँ पे, मतलब आना चाहिए, मतलब बहुत सारी स्कीम्स आनी चाहिए, ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी सरकार पैसा खर्चा करे, और यहाँ पे नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे और इम्पोर्ट को कम करे। उसके बदले क्या करे, यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर ही वो चीज़ें बनवाए। तो उसके चक्कर में क्या होगी, नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगेंगी। सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेड बैरियर्स, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन सीबेम यूएस 50% टैरिफ हर्टिंग एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे ट्रेड, अब जहाँ पे जैसे वही है कि सस्टेनेबिलिटी और ट्रेड बैरियर्स का मतलब है कि जैसे यूएस मैंने अपने क्या कर दिया, यहाँ पे 50% टैरिफ लगा दिया है यहाँ पे, तो ये 50% टैरिफ क्या करेगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है लगा भी दिया, इंडिया मतलब क्या नहीं कर पाएगा अब वहाँ पे, अगर कहीं दूसरी जगह बेच नहीं पाएगा तो भी तो दिक्कत होगी। अब यूएस ने, अब अपने यहाँ पे अगर चीजें बनेंगी, अब बाहर जा जब, तो जब चीजें उस हिसाब से बनाई जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उस तरफ से उस हिसाब से लगाई जाएंगी, जिस हिसाब से यानी हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो बाहर जाएगा उसके हिसाब से। अब बाहर जैसे, अगर जैसे यूएस जैसे देश अगर उस पर टैक्स लगा देंगे, तो हम जब बाहर ही नहीं बेच पाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का क्या करेंगे। तो मतलब हमारा सामान भी बाहर जाना चाहिए जो प्रोडक्ट है, तभी क्या होगा, हमको फायदा होगा, और फिर हम और नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे। तो जो ट्रेड बैरियर्स बाहर से लगाया जा रहा है, उसकी वजह से भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको सेटअप करने में क्या है, दिक्कत आएगी, क्योंकि पैसा चाहिए। जब बाहर प्रोडक्ट जाएगा तो फायदा होगा, तब पैसा आएगा, तब नहीं लगेंगे। जब बाहर जा ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, फायदा ही नहीं हो पाएगा। आगे यहाँ पे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू लर्न फ्रॉम, हम मतलब दुनिया से क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे जैसे लीन एंड सिक्स सिग्मा, जापान और जर्मनी से, एफिशिएंसी एंड वेस्ट रिडक्शन। वो जापान और जर्मनी से ये सीख सकते हैं कि हमें अपना वेस्ट, मतलब जो है प्रोडक्ट्स, जैसे रिसाइकलिंग वगैरह बताया गया, जैसे कि जो लिथियम वगैरह की बैटरी हैं उनको पहले क्या करना है, रिसाइकल करना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत ही रेयर मेटल्स मिलते हैं, उनका दोबारा से यूज करा जा सकता है। तो एफिशिएंसी बढ़ानी है और वेस्ट रिडक्शन करना है, मतलब फेंकना नहीं है चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में क्या है, फिर से दोबारा से उनको यूज करना है। इंडस्ट्री 4.0, चाइना यूएसए जैसे रोबोटिक्स, आईओटी, बिग डेटा। तो रोबोटिक्स वगैरह पे हम लोग को जाना है, क्योंकि आजकल का वर्ल्ड कैसा है, डिजिटलाइज्ड है। रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा वगैरह पे काम करना चाहिए, ये तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए, ताकि क्या हो, फायदा फायदा हो यहाँ पे। वोकेशनल ट्रेनिंग, साउथ कोरिया, जर्मनी जैसे डुअल एजुकेशन सिस्टम,
सिंपल, हमको अगर स्किल्ड वर्कर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो हम जो थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं उससे अच्छा क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम स्कूल में ही देना स्टार्ट कर दें लोगों बच्चों को। तो क्या होगा, हमारी जो जो हमारी लेबर बनेगी वो कैसी बनेगी, स्किल्ड लेबर बनेगी। जो एम्प्लॉय होंगे वो क्या होंगे, स्किल्ड होंगे। तो अच्छे से फिर क्या होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। सस्टेनेबिलिटी, यूरोप से क्या सीख सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी, जैसे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, सर्कुलर इकोनॉमी। यूरोप से सीखा जा सकता है कि कैसे रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। सप्लाई चेन रेजिलियंस, यहाँ पर रेजिलियंस है जैसे चाइना में, मल्टी सोर्सेस प्रोक्योरमेंट मॉडल, ये तरीके के लगा सकते हैं इससे सेल्फ सप्लाई चेन अच्छी कर सके वो। तो मतलब हर तरीके, हर देश से क्या है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, ताकि क्या हो, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा हो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ज़्यादा डेवलप करे। वे फॉरवर्ड क्या आगे हम लोग देख सकते हैं पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस हैं, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या है कि इंसान इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाता है कि वो जब स्टार्ट करने जाता है तो उसको दसियों जगह करने पड़ते हैं, उसमें साइन या फिर भाग दौड़ करनी पड़ती है, और 4 लोगों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और तब कहीं-कहीं बहुत दिनों बाद वो सक्सेस हो पाता है, ओपन करता है, तब तक उसका मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है। तो वही है, फास्ट ट्रैक लैंड एक्विजिशन, रेशनलाइज्ड टैक्सेस। तो इंसान को लिए मतलब अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसे ज़मीन-वमीन चाहिए तो उसके लिए तुरंत मतलब मुहैया हो जाए। मतलब जहाँ पे अगर वो लगाना चाहता है मिल जाए, फालतू में सरकार के 50 चक्कर नहीं लगाने पड़े कार्यालय उसके। रेशनलाइज्ड टैक्सेस, टैक्सेस भी उस पे क्या लगना चाहिए, थोड़े कायदे से लगना चाहिए, पता चले सारा चूस लो, मतलब इंसान को बहुत लंबे। जैसे अभी हाल में ही एक रिसेंट एग्जांपल आया है क्या कि एक एक लड़का है, उसने स्टार्टअप खोला, तो उसको ये लग रहा है कि पहले पैसे हमको दो, उसके बाद क्या करो, अपनी इंडस्ट्री खोलो। तो अब वो पैसा जो लगाएगा स्टार्टअप में उसके लिए रखा है कि तुमको घूस देने के लिए रख रखा है। बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, यहाँ पे सिंपल रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा ज़्यादा खर्चा करना चाहिए इनोवेशन के लिए। टाइप पीएलआईज, डिसबर्समेंट टू इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिंपल है कि मतलब छोटे-छोटे यूनिट्स भी बना दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के, ताकि हर जगह क्या हो, इनोवेशन पे कुछ ना कुछ मतलब वर्क हो सके। क्रेडिट एक्सेस, स्ट्रेंथन एमएसएमई क्रेडिट गारंटी एंड टीआरईडीज यूसेज, जो छोटे सेक्टर हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उनमें जो लोन चाहिए होता है लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, वो आसानी से मिलनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट, यूज जीआईएस बेस्ड डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे सिंपल जो जीआईएस बेस्ड डैशबोर्ड है मॉनिटरिंग के लिए कि कैसा कहाँ काम चल रहा है, वो यूज करना चाहिए। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तरीके से एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव का मतलब ये है कि अपने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उसमें कंपटीशन अच्छी हो। और जब कंपटीशन अच्छी होगी, मतलब जो प्रोडक्ट है अपने कंपेयर मतलब ऐसे बनाओ कि दूसरे से बेटर हो। तो हर कंपनी जब ये करने की कोशिश करेगी तो इंडिया से जो मतलब वो आफ्टर ऑल प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे, बेटर क्वालिटी के होंगे। बेटर क्वालिटी के होंगे तो जो वर्ल्ड मार्केट है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इनको टक्कर नहीं दे पाएगा कोई, या बोल दो कि वर्ल्ड मार्केट के जो प्रोडक्ट होंगे उनके लेवल के अपने यहाँ से निकल के जाएंगे, जब कंपटीशन अंदर ही होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तब। ग्रीन एंड सर्कुलर इकोनॉमी, इनकरेज रीयूज रिसाइकिल क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट, हमें मतलब इनकरेज करना है कि हम जो प्रोडक्ट्स है वो रीयूज करें या रिसाइकिल करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर, और क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट रखें, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज पे जो तुम्हारा डिपेंडेंट है वो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए। ऐसी तरीके की क्या होनी चाहिए पॉलिसीज। कंक्लूजन सिंपल सा ये है, निष्कर्ष निकलता है अगर जो 2030 तक का विजन देखा जाए, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑन द पाथ टू ग्लोबल लीडरशिप। अभी जो जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से दुनिया में आगे जाके मतलब अच्छे खासी उसकी पोजीशन होगी। बट अचीविंग 25% ऑफ जीडीपी शेयर बाई 2030 डिमांड इनोवेशन ड्रिवन रिफॉर्म्स, स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। अगर हमें 25% जैसे अभी 17% के आसपास है जीडीपी में योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, अगर 2030 तक मतलब अगले 5 सालों में अगर इसको 25% करना है, तो इनोवेशंस होने चाहिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। ऐसा नहीं कि कॉपी हो कहीं पे भी प्रोडक्ट्स की, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, मतलब हमारे जो लेबर्स होने चाहिए उनकी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए लॉजिस्टिक वगैरह के लिए। कोलैबोरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग और पब्लिक सेक्टर, अरे सॉरी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो प्राइवेट है पीपल्स, प्राइवेट जैसे
जो रखते हैं, मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्सन है अपनी बिजनेस वगैरह चलाता है उनको, और गवर्नमेंट जो है वो दोनों को मिलके क्या है यहाँ पे काम करना चाहिए, कोलेबरेटिव एफर्ट होना चाहिए, इससे और अच्छा इनोवेशन हो सकता है। अ मॉडर्न सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मेक इन इंडिया अ ग्लोबल मेक इन इंडिया अ ग्लोबल सिंबल ऑफ क्वालिटी, रिजिलियंस एंड सेल्फ रिलायंस। अगर हम मतलब इस तरीके से ग्रो करेंगे जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो, मतलब आगे मतलब एक तरीके से इस तरह के प्रोडक्ट यूज करें जो वही सिंपल की रिसाइकलिंग, रीयूज और एनवायरनमेंट पे मतलब फोकस करें कि हमारा एनवायरनमेंट भी अफेक्टेड ना हो, तो हमारा जो मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से दुनिया के लेवल पे क्या बनेगा, क्वालिटी के मामले में, कंपटीशन के मामले में, और हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो ये सारा यही था इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हमारा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड फॉर द कंपटीशन पर्पस हमारे साथ बने रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।